Hello students, welcome to JV's IS. My name is Shubhangi Singh and we are back with योजना कुरुक्षेत्र एनालिसिस। इस सीरीज में हम योजना के आर्टिकल्स का एनालिसिस कर रहे हैं। हम फोकस कर रहे हैं कि वहां से क्या क्या इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, वो सारा क्रक्स, जिस्ट और ओवरव्यूज आर्टिकल पे हम यहाँ इस पर्टिकुलर सीरीज में फोकस कर रहे हैं। अभी तक हमने मार्च मंथ के 3 आर्टिकल्स कवर कर लिए हैं। आज हम वहां से आगे बढ़ेंगे और योजना का जो मार्च का एडिशन है उसके चैप्टर 4 से हम स्टार्ट करने वाले हैं। सो दिस पर्टिकुलर आर्टिकल, इसमें बात की गई है कि जो बजट आया है वो बैलेंस्ड है, गिवन कि कितने यूनिक टाइम में इसके बारे में बात की जा रही है। अब ये जो इंट्रोडक्शन दिया था योजना में इसका, उसमें बहुत फैंसी तरीके से बोला गया है कि जो बजट है वो सेवरल पर्पसेस सर्व करता है एक डेमोक्रेसी में। एक बेसिक उसका रूटीन है, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्पस है, वो दिखाता है कि पॉलिसी या पॉलिटिकल इंटेंट क्या है, आगे क्या होने वाला है, उसका ये एक रिफ्लेक्शन होता है। साथ ही साथ इंट्रोडक्शन में ही पैराग्राफ्स में ये समझाया गया है कि ये जो बजट है ये पिक्यूलियर टाइम्स, वी आर टॉकिंग अबाउट टाइम्स जब हम एक पैंडेमिक फेस कर रहे हैं, द होल वर्ल्ड इज गोइंग थ्रू समथिंग रियली न्यू एंड इफेक्ट है इकोनॉमी पे इसका। सो एक पिक्यूलियर टाइम का बजट है। हाउएवर बहुत बड़ी थीम को एड्रेस करा जा रहा है, फोकस किया जा रहा है ग्रोथ पर, एम्प्लॉयमेंट पर, कैपिटल एक्सपेंडिचर पर। सो बजट में काफी बड़ी थीम एड्रेस की जा रही है और इस बजट में ये भी बात की गई है कि आने वाले 25 साल जो इंडिया एट 75 है टू इंडिया एट 100, उस पे क्या रोड मैप लिया जाना चाहिए। सो ये काफी पिक्यूलियर टाइम का बजट है, बट इट इज सेड कि बैलेंस करने की कोशिश की गई। अब देखते हैं हमारे पास इस आर्टिकल में क्या क्या बात हुई है। जैसे कि मैंने कहा, इसको एक बजट ऑफ पिक्यूलियर टाइम्स बोला गया है। क्यों बोला गया है? क्योंकि पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो है उसमें लार्ज इंक्रीज देखा गया है। किस लिए? ताकि ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट को इम्पटिस मिल सके, फर्दर ये यहां से और बढ़ सके। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो इंक्रीज कर दिया गया है बाय 35%, जैसा कि मैंने कहा, जॉब्स को बूस्ट करने के लिए। फर्दरमोर यहां से एक्सपेक्टेड है कि मल्टीप्लायर इफेक्ट भी आएगा, मल्टीप्लायर इफेक्ट भी देखा जाएगा। इंटीग्रेटेड प्लानिंग और एग्जीक्यूशन की बात की गई है ताकि डोमेस्टिक प्रोडक्टिविटी बढ़े, साथ ही साथ एक्सपोर्ट में जो कॉम्पिटिटिवनेस है, जो इंडियन गुड्स की, डोमेस्टिक गुड्स की कॉम्पिटिटिवनेस है, वो भी बढ़े। साथ ही साथ हेल्पिंग हैंड दिया गया है स्टेट्स को, जो कि पहले कभी नहीं देखा गया था, अनप्रेसिडेंटेड है। दैट इज वाई वी आर सेइंग कि ये एक बजट है पिक्यूलियर टाइम्स का, एक डिफरेंट टाइम का। हेल्पिंग हैंड दिया गया है स्टेट्स को कि वो 1 लाख करोड़ इंटरेस्ट फ्री 50 ईयर लोन ले सकते हैं। किसके अलावा? जो उनकी नॉर्मल बोरोइंग सीलिंग है उसके अलावा, उससे आगे बढ़ के भी वो 1 लाख करोड़ का इंटरेस्ट फ्री 50 ईयर लोन ले सकते हैं। साथ ही साथ क्रेडिट गारंटी स्कीम आई है जिसको रिवैम्प किया गया है MSMEs को ध्यान रखते हुए, और इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम भी हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म सेक्टर्स जिन्होंने इस पर्टिकुलर पैंडेमिक में बहुत सफर किया है, विच वर हार्ड हिट ड्यूरिंग द पैंडेमिक, उन पर भी फोकस है यहाँ पर। नाउ साथ ही साथ ग्राम सड़क योजना, इस बजट में एक नेशनल मॉडल प्लान की बात हुई जो PM गति शक्ति है, उसमें फर्दर मोर आउटले बात की गई किसकी? ग्राम सड़क योजना की, और उसका आउटले जो है बढ़ा दिया गया है ऑलमोस्ट बाय 27%। फर्दर मोर PM आत्मनिर्भर भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन जो है उसको परमानेंट कर दिया गया है। साथ ही साथ वहां पे फिस्कल डेफिसिट की बात हुई है बजट में, जो हमने डिस्कस किया, बट ये आर्टिकल जो है इट हैज नॉट बीन अराउंड द फिस्कल डेफिसिट। यहां पर बात की जा रही है इंडिया एट 75 टू इंडिया एट 100, बेसिकली
2047 की अगर हम बात करें, 2047 की जब इंडिया को 100 साल कंप्लीट हो जाएंगे आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो किस किस चीजों पे की बात की जा रही है, क्या क्या होना चाहिए? हमारे पास एक वर्ल्ड क्लास इंडिजिनसली बिल्ड रेलवे टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। उसके बाद हम बात कर रहे हैं किसान ड्रोन्स टेक्नोलॉजी, जो हाईटेक है टेक्नोलॉजी है वो एग्रीकल्चर में लगी होनी चाहिए। डिजिटल हेल्थ इंफॉर्मेशन की बात की गई है, टेलीमेडिसिन, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसपोर्ट, बैटरी स्वैपिंग पॉलिसीज, क्लीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी, ग्रीन हाइड्रोजन का प्रेजेंस, एंड कोल गैसिफिकेशन एंड यूनिवर्सल ऑप्टिक एक्सेस। सो दिस इज हाउ, ये जो थीम पे हम बात करें इंडिया एट 100, ये बजट इमेजिन करता है इंडिया एट 100 को। नाउ पैंडेमिक और इस पर्टिकुलर सिनेरियो में कैसे डिसइन्वेस्टमेंट के शॉर्टफॉल्स हुए हैं। सो फिजिकल डेफिसिट जो है फॉर 2021 to 22 हैज रिमेन्ड एट 6.9, इवन दो इंस्टेबिलिटी बहुत देखी गई, बट फिजिकल डेफिसिट कहाँ है? 6.9 पर है, एंड दिस इज बिगेस्ट एवर सिंगल रिडक्शन fiscal deficit. This is biggest ever single year reduction fiscal deficit has seen. जो effective fiscal deficit है that is around 6.0%, और इसमें exclude किया जा रहा है जो special transfers किए गए हैं states को specially for capital expenditure. So जो special transfer states को किए गए थे capital expenditure के लिए, वो exclude कर दिए गए हैं effective fiscal deficit में से। साथ ही साथ नए टैक्सेस जहां अभी नहीं लगे हैं उसमें बजट जो है अडायर करता है कंसोलिडेशन ट्रैजेक्टरी, एंड अनाउंस किया है कि जो लास्ट बजट है दैट वुड बी रीचिंग 4.5% ऑफ द जीडीपी बाय 2025-26, जो अभी से स्टार्ट हो गया है। अगर हम मोर और लेस इसका कंक्लूजन देखें, ये एक बैलेंस्ड बजट है जहां इक्वलाइज करने की कोशिश की जा रही है, एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू को मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ जो ये बजट है एक विजन लाया है फ्यूचर के लिए, बट साथ ही साथ वो बात करता है बैलेंसिंग एक्शन, प्रेजेंट में क्या लिया जा सकता है। नाउ विद दैट वी विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, दैट इज harnessing multiplier effect. Again, this is also based on the union budget. यहां पर भी बात हो रही है यूनियन बजट की। जैसा कि हमने लास्ट आर्टिकल में पढ़ा, कैपिटल एक्सपेंडिचर में इजाफा होने वाला और एक्सपेक्टेड है कि उससे मल्टीप्लायर इफेक्ट रोल में आ जाएगा। सो दिस पर्टिकुलर आर्टिकल फोकसेस ऑन मल्टीप्लायर इफेक्ट और उसको हार्नेस कैसे करने वाले हैं। सो इंट्रोडक्शन में बात की गई है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, उससे क्या क्या चीजें मिलेंगी, इनकम ऑग्यूमेंटेशन होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आएंगी, फ्यूचर प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ेगी, और ये जो पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो साथ ही साथ स्टार्ट करेगा क्राउड इन करना प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, और इससे इनहैंस होगा कॉन्फिडेंस जो इकोनॉमी का है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। So more or less we will be focusing on the capital expenditure. Capital expenditure किन किन चीजों पे होने वाला है? इनकम ऑग्यूमेंटेशन के लिए होने वाला है, क्राउडिंग इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। इन पूरे आर्टिकल में कैपिटल एक्सपेंडिचर की इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में बात की गई है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एंसिलरी इंडस्ट्रीज और सर्विसेज में कॉन्फिडेंट इकोनॉमी, ताकि इससे एफडीआई की अट्रैक्टिवनेस बढ़े और प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोनॉमी जो है वो साथ ही साथ इनहैंस होती रहे। अब कॉन्टेक्स्ट क्या है? जो यूनियन बजट है उसमें इंक्रीज बताया गया है ऑलमोस्ट 35% का, किसका? कैपिटल एक्सपेंडिचर का। कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात की कि बाय 35% वो बढ़ेगा, और ये जो आउटले है स्पेशली फॉर 2023-24 वो ऑलमोस्ट डबल होगा जो था 2019-20 का। इन एडिशन स्टेट्स को भी साथ ही साथ ग्रांट्स मिलने वाले हैं, जिससे वो कैपिटल एसेट्स क्रिएट कर सकेंगे थ्रू सेंट्रली स्पॉन्सर्ड
स्कीम्स। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कैसे इन्फ्यूजन होने वाला है, कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात की जा रही है इन द इकोनॉमी। द नेक्स्ट थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इस सब चीज का बैकग्राउंड कहां से आया है। सो स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर अनाउंस किया गया है और इसका अमाउंट रखा गया 12,000 करोड़, ताकि स्टेट्स को जो क्राइसिस फेस करना पड़ा है कोविड फेज में उससे वो ओवरकम कर सके। साथ ही साथ एक 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन मिला है जो उनके बोरोइंग कैपेसिटी के बियॉन्ड वो ले सकते हैं, जो भी बोरोइंग कैपेसिटी है उसके बियॉन्ड ये लोन ले सकते हैं स्टेट्स। एंड दिस एलोकेशन, ये एलोकेशन जो है यूज की जाएगी पीएम गति शक्ति रिलेटेड प्रोजेक्ट्स और जो अदर प्रोडक्टिव कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स हैं स्टेट्स की। सो यहाँ पर ये तो है कि उनके पास एक्स्ट्रा उनको दिया गया है असिस्टेंस के लिए, बट उस असिस्टेंस में भी एक डायरेक्शन है कि वेयर दैट मनी शुड गो। अब जो फंडिंग है वो प्रायोरिटी सेगमेंट्स की होगी, जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के सेगमेंट्स हैं। इसके बाद जो स्कीम है फॉर स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसमें हम स्पेशल असिस्टेंस मिल रहा है स्टेट्स को, उसका एक वर्जन ये है कि उसमें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड कवर होंगे पार्ट 1 में। ठीक है, ये कवर होंगे पार्ट 1 में। पार्ट 2 में बाकी स्टेट्स कवर होंगे, बाकी स्टेट्स पार्ट 2 में कवर होंगे। और जो सम है वो एलोकेट हुआ है एज पर द इंटरिम अवार्ड जो 15th फाइनेंस कमीशन ने बताया है फॉर 2021। एंड पार्ट 3 में 2000 करोड़ सम साइड रख दिया गया है उन स्टेट्स को इंसेंटिवाइज करने के लिए जो ये सारे रिफॉर्म्स कंप्लीट करते हैं। सो यहां पर हमने क्या देखा, जो ये स्पेशल असिस्टेंस मिल रहा है उसके भी वर्जन्स हैं। पहले वर्जन में पार्ट्स बनाए गए हैं। पार्ट 1 कौन है? पार्ट 1 है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और हिमाचल प्रदेश, पार्ट 2 है अदर स्टेट्स, एंड पार्ट 3 है उनके लिए वो स्टेट्स जो ये सारे रिफॉर्म्स कंप्लीट करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वर्जन 2। इसमें क्या है कि जो सारे कंपोनेंट्स हैं वो सेम रहेंगे एक्सेप्ट फॉर द पार्ट 3। इसमें इंसेंटिव्स उन स्टेट्स को मिलेगा जो डिसइन्वेस्टमेंट करते हैं स्टेट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का और मोनेटाइज करते हैं गवर्नमेंट एसेट्स को। तो गवर्नमेंट एसेट्स को मोनेटाइज करने की बात हो रही है और डिसइन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, तो यहां वर्जन 2 में सिर्फ पार्ट 3 बदल जाएगा। नाउ मूविंग अहेड, सिमुलेटिंग रिफॉर्म्स इन स्टेट्स इन सिटीजन सेंट्रिक एरियाज। अब ये क्या बोल रहे हैं? रिफॉर्म्स लाना है स्टेट्स के उन एरियाज में जो सिटीजन सेंट्रिक हैं। तो अब यहाँ पे क्या हुआ है, अलाउ किया गया है एडिशनल बोरोइंग अप टू 2% ऑफ जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट होता है उसका 2% बोरोइंग लिमिट के बियॉन्ड भी लिया जा सकता है इन द ईयर 2020-21 के हिसाब से जो जीएसडीपी था उसका 2% फर्दर मोर बोरोइंग से ज्यादा लिया जा सकता है। अब जो एडिशनल बोरोइंग्स हैं, हाफ ऑफ देम वर लिंक्ड टू द स्टेट्स जिनमें कॉम्प्लीमेंटिंग रिफॉर्म्स देखे गए हैं, और वो स्पेसिफिकली सिर्फ 4 सेक्टर्स की बात की गई है। वो 4 सेक्टर कौन से हैं? फर्स्ट, 1 नेशन 1 राशन कार्ड स्कीम। सेकंड, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स। थर्ड, अर्बन लोकल बॉडी या यूटिलिटी रिफॉर्म्स। फोर्थ, पावर सेक्टर रिफॉर्म्स। सो अगर स्टेट्स ने इन चारों सेक्टर्स में किसी में भी रिफॉर्म्स पर काम किया है तो इसमें जो इनको एडिशनल बोरोइंग मिल रही है उसका हाफ वो इसके लिए यूज कर सकते हैं, यहां पर एलोकेट कर सकते हैं। सो यहां पर हमने देखा कि यहां पे लिमिट से ज्यादा मिल रहा है इनको, एडिशनल बोरोइंग के लिए मिल रहा है। जो एडिशनल बोरोइंग मिल रही है उसका आधा किस चीज के लिए हो सकता है? जो रिफॉर्म्स स्टेट को कंप्लीट करने हैं विद स्पेशल रेफरेंस टू दीज 4 sectors. Now moving ahead and talking about disinvestment and monetization.
जैसा कि हमने देखा जो वर्जन 2 की हम बात कर रहे थे स्पेशल असिस्टेंस में, उसमें क्या था कि अगर डिसइन्वेस्टमेंट या मोनेटाइजेशन किया जा रहा है गवर्नमेंट एसेट्स का, स्टेट्स वे कर रहे हैं, तो वो पार्ट 3 के लिए काउंट होंगे। सो जो भी स्टेट्स इन केस ऑफ स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट, जहां पर 50% शेयर्स का सेल है और मैनेजमेंट कंट्रोल भी ट्रांसफर किया जा रहा है, उनको फर्दर एडिशनल एलोकेशन मिल रहा है 100% ऑफ द अमाउंट रियलाइज्ड। सो जो भी अमाउंट रियलाइज होगा इस स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट से, उसका 100% एडिशनल एलोकेशन मिलेगा इनको। फर्दर वो जो मोनेटाइजेशन ऑफ एसेट्स की बात की है, जहां पर भी वैल्यू अनलॉक होगी वहां पर होल्डिंग कॉस्ट हटा दिया जाएगा, अनेबल किया जाएगा कि जो पब्लिक फंड्स हैं वो डिप्लॉय हो सके नए प्रोजेक्ट के लिए, वो डिप्लॉय हो सके नए प्रोजेक्ट्स के लिए। नाउ इंसेंटिव क्या है मोनेटाइजेशन का बाय स्टेट्स, कि एडिशनल एलोकेशन मिलेगा ऑफ 33%। अभी हमने डिसइन्वेस्टमेंट की बात की थी, उसमें 100% मिल रहा था एक्चुअल एडिशनल एलोकेशन इक्विवेलेंट। अब अगर मोनेटाइजेशन हो रहा है तो एडिशनल एलोकेशन 33% मिलेगा, जो भी रियलाइज्ड वैल्यू एसेट की होगी, और उसको सिर्फ कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए यूज कर सकते हैं। सो वी कैन सी यस the state governments have been facilitated in terms of expenditure, उनके पास एडिशनल बोरिंग कैपेसिटी है, बट वहां पर डायरेक्ट भी किया जा रहा है उनको कि किस डायरेक्शन में वो स्पेंड कर सकते हैं, बिकॉज द होल फोकस इज टू हार्नेस द मल्टीप्लायर इफेक्ट। मल्टीप्लायर इफेक्ट पर फोकस किया जा रहा है। अभी तक इस आर्टिकल में हमने बात की कि स्पेशल असिस्टेंस मिलेगा स्टेट्स को या मिल रहा है और बढ़ाया जा रहा है। अभी तक क्या सक्सेस रही है या परफॉर्मेंस रही है स्पेशल असिस्टेंस की अगर हम बात करें, सो बेसिकली इन 2020-21 आउट ऑफ द टोटल एलोकेटेड अमाउंट 95% जो था वो स्टेट्स ने रिलीज किया था। सिमिलरली 2021-22 में जो बजट एस्टिमेट्स थे उनके बियॉन्ड द कैपिटल प्रोजेक्ट्स जो कॉस्ट दिखा रहे थे 91%, वो अप्रूव हो गए थे बाय February 2002। 17 स्टेट्स ने अपने वन नेशन वन राशन कार्ड के नॉर्म्स फुलफिल किए थे, 20 स्टेट्स ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के रिफॉर्म्स फुलफिल किए थे, 11 स्टेट्स ने लोकल बॉडी रिफॉर्म्स फुलफिल किए थे। सो ये जो स्पेशल असिस्टेंस है जिसके थ्रू रिफॉर्म्स के लिए पुश किया जा रहा है, वी कैन सी कि ये काफी हद तक सक्सेसफुल रहा है। इन कंक्लूजन वी कैन सी कि जो भी एलोकेशन हो रहा है इन टर्म्स ऑफ मनी, उससे इम्प्रूव्ड वर्जन आ गया है स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर, दैट टू इन दिस ईयर। इससे सिर्फ कैपिटल इन्वेस्टमेंट ही नहीं बढ़ेगी और इकोनॉमिक ग्रोथ ही नहीं बढ़ेगी, साथ ही साथ ये स्टेट्स का जो मूवमेंट है वो एक पर्टिकुलर रिफॉर्म पाथ की तरफ देखा जाएगा, जिसके बारे में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने बात भी की थी। नाउ विद दैट वी विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर 6। चैप्टर 6 में बात की गई थी कि इंडिया का जो INC क्रेडिट गैप है उसे कैसे ब्रिज करना है, और जो इंडियन फाइनेंशियल मार्केट है इसको जब इंट्रोड्यूस ही किया जा रहा था तभी इसके बारे में बात किया जा रहा था कि इंडिया की जो फाइनेंशियल मार्केट है वो सब्सटैंशियली बढ़ी है ओवर द इयर्स। काफी चेंजेस आए हैं, ट्रेडिंग वॉल्यूम्स देखने में मिला है, मार्केट कैपिटलाइजेशन है, टर्नओवर बढ़ा है, लिस्टेड स्टॉक्स बढ़े हैं, और ये सारी जो एट्रीब्यूट्स है इनको 1990s के चेंजेस से हम 1990s के जो रिफॉर्म है उनसे एसोसिएट कर सकते हैं। सिर्फ यहाँ पर इक्विटी मार्केट्स की बात नहीं कर सकते हम, कॉमर्शियल बैंक्स भी जो हैं उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है यहाँ पर। सो इस पूरे आर्टिकल में हम बात करने वाले हैं कि क्रेडिट गैप जो है इंडियन मार्केट में वो कैसे है और इसके बारे में और चीजें हमें क्या पता होनी चाहिए। बेसिकली अगर मीनिंग की बात करें तो क्रेडिट गैप है क्या? इट इज द डिफरेंस
गैप वर्ड से ही आपको समझ में आ रहा होगा। डिफरेंस किस चीज के भी बीच में डिफरेंस है? जो एड्रेसेबल डिमांड ऑफ फंड्स है, जो एड्रेसेबल डिमांड ऑफ फंड्स है और जो सप्लाई ऑफ फंड्स है, इनमें जो गैप है, जो डिफरेंस है, वो क्या है? वो क्रेडिट गैप है। और क्रेडिट गैप फिल कैसे होता है? क्रेडिट गैप को फिल कैसे किया जा सकता है? कमर्शियल बैंक्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, डिबेंचर्स एंड कॉमर्शियल पेपर्स के थ्रू इस गैप को, इस क्रेडिट गैप को फुलफिल किया जा सकता है। अब अगर हम करंट कॉन्टेक्स्ट देखें, जो फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ था 2019-20, उसमें कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और कमर्शियल पेपर्स वर्थ ओनली ऑलमोस्ट 33 लाख करोड़ वर सीन। हाउएवर कंपनीज ने काफी अमाउंट रेज किया है थ्रू देयर कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट इन द वेरी नेक्स्ट ईयर, क्योंकि उस वक्त लोअर इंटरेस्ट रेट्स थे और लोअर स्प्रेड्स वर ऑल्सो सीन। फर्दरमोर यहाँ पर जो अपटिक है कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट में, वो इसलिए है क्योंकि कुछ रिफॉर्म्स लाए गए हैं बाय गवर्नमेंट सो दैट द कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट सीज एन एसेंचुएशन, इट गोज अपवर्ड्स। अब इसमें क्या क्या है? एनहांसमेंट इन पोर्टफोलियो, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट लिमिट बढ़ाया गया है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। 9% से इसे 15% कर दिया गया, 9% से इसे 15% कर दिया गया। साथ ही साथ सेटअप किया गया है कॉर्पोरेट बॉन्ड रिपोर्टिंग और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स। किस चीज के लिए? ताकि जो कॉर्पोरेट डेट ट्रांजैक्शन है वो स्टॉक एक्सचेंजेस पर हो सके। साथ ही साथ क्लियरिंग और सेटलमेंट फैसिलिटीज भी लाई गई है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के लिए। रेपोज ऑन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड द लॉन्च ऑफ द पार्टी रेपो मार्केट, ट्राई-पार्टी रेपो मार्केट प्लेटफॉर्म, जिसमें डेट सेगमेंट्स बीएसई के, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एनएसई के फैसिलिटेट करते हैं रीपर्चेज ऑफ कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटीज। So all these measures have facilitated the uplift of corporate bond market by the government itself. इतने सारे प्रोविजंस होने के बावजूद भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इंडिया का अभी भी डेट मार्केट पेनिट्रेशन जो है वो 17% है। दैट इज ओनली 17% व्हेन वी टॉक अबाउट कॉर्पोरेट डेट मार्केट penetration, but it is almost as 123% in US, 74% in South Korea, 34% in Singapore. So this is here we can see कि even though काफी enabling reforms ला रही है गवर्नमेंट, बट फिर भी इंडिया का जो कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट है उसका पेनिट्रेशन लिमिटेड है। अब यहाँ पर चैलेंजेस क्या है? कुछ तो प्रॉब्लम होगी कि पेनिट्रेशन लिमिटेड है, सो वो चैलेंजेस क्या है? प्राइवेट प्लेसमेंट जो है डेब्ट का, वो काफी बड़ा रोल प्ले करता है एट प्रेजेंट कॉर्पोरेट बॉन्ड इशुएंस में। अराउंड 98% ऑफ फंड्स जो है वो मोबिलाइज होते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट से, और बहुत ही कम अमाउंट पब्लिक इशू से मूव होता है। ऐसे ही हाई रेटेड बॉन्ड जो है वो सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ फंड्स को रेज करते हैं लो रेटेड बॉन्ड से। सो दीज आर सर्टेन प्रॉब्लम्स। बैंक्स जो हैं वो फर्दर रिलक्टेंट हैं इन्वेस्ट करने के लिए कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में, और इससे जो क्रेडिट डाउनग्रेड है वो भी देखा जाता है। बॉन्ड्स अपनी वैल्यू जो है वो लूज करते हैं काफी तेजी से, और ऐसा कॉर्पोरेट लोन्स के केस में नहीं होता है। नाउ प्रूडेंशियल नॉर्म्स जो है वो रिस्ट्रिक्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी उनके जो प्रूडेंशियल नॉर्म्स है वो रिस्ट्रिक्टिव हो जाते हैं। all these issues they are contributing as challenges or impediments in Indian bond market. Now अभी नीड क्या है वेल डेवलप्ड कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट की? जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन की बात की गई है उसमें ऑलमोस्ट 111 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट की बात की गई है बिटवीन
2020 to 25। अब एट प्रेजेंट जब हमारे पास नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़ चुके हैं और डिपेंडेंस बैंक की बहुत है इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस के लिए, इट इज वेरी मच प्रॉब्लमैटिक कि जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन इमेजिन कर रहे हैं वो एग्जीक्यूट हो पाए। इसलिए रॉबस्ट बॉन्ड मार्केट, जो ये कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट की हम बात कर रहे हैं, अगर उसकी प्रेजेंस होगी तो मच नीडेड इन्वेस्टमेंट गैप जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में वो फुलफिल कर सकता है। साथ ही साथ जो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स है वो भी कॉन्स्टिट्यूट करेंगी एज अ सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर कंपनीज, और ये साथ ही साथ सोर्स हो सकते हैं फॉर एक्सटर्नल शॉक्स। एज वी आर सेइंग कि सिर्फ बैंक और यहाँ पर जो बैंक फाइनेंसेस है फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर उनसे काम नहीं चलेगा, हमें एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग की तरफ देखना है, हमें रोबस्ट बॉन्ड मार्केट की तरफ देखना है। उसका ये दूसरा साइड ये भी है कि ये जो सोर्स है एक्सटर्नल शॉक का हो सकता है, क्योंकि जैसे ही डिक्लाइन देखी जाएगी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स में, जैसे कि देखी गई थी बैक इन 2017, depreciation of Indian currency against US dollar in 2013। So external commercial borrowings का जो मूवमेंट होता है उससे कंट्री की करेंसी भी इफेक्ट हो सकती है। व्हाट इज द वे फॉरवर्ड फ्रॉम हियर कि टाइम कम करना होगा और कॉस्ट ऑफ पब्लिक इशुएंस ऑफ डेट को भी कम करना होगा। टाइम कम करना होगा, कॉस्ट जो है पब्लिक इशुएंस ऑफ डेट में उसे कम करना है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को पब्लिश करना पड़ेगा क्रेडिट रेटिंग ट्रांजैक्शंस, ताकि उसमें क्लियरली और फ्रीक्वेंटली हाईलाइट हो सके कि कैसे रिस्क इन्वॉल्व हैं। देन एक वेल फंक्शनिंग क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप मार्केट चाहिए, जो कि एक प्री रिक्विजिट है, जो कि जरूरी है एक रॉबस्ट कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट के लिए। ऐसे जो फायर सेल रिस्क होते हैं और जो लिक्विडिटी देते हैं मार्केट में, उनका रिस्क रिड्यूस हो जाता है। फर्दरमोर रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं वो एट प्रेजेंट सिर्फ 3% पे हैं इंडियन कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट में, और कॉर्पोरेट बॉन्ड इशुएंस जो होता है कंट्री में उसमें। सो वी नीड टू वर्क ऑन इंक्रीजिंग द रिटेल इन्वेस्टर्स ऑल्सो। कैपिटल गेन टैक्स जो डेट प्रोडक्ट्स पे लग रहा है उसे भी कम करना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि बॉन्ड मार्केट ग्रेजुअली डेवलप करे, फ्लरिश करे। साथ ही साथ जो रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शंस है, जैसे कि इन्वेस्टमेंट बाय पेंशन फंड्स या इंश्योरेंस कंपनीज, इनको भी हमें रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा या ईज करना पड़ेगा, ताकि ये मार्केट इफेक्ट ना हो। एट प्रेजेंट इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड ये पार्शियल क्रेडिट गारंटी देती है, किस चीज के लिए? इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड के लिए। अभी जरूरत यह है कि इन्हें इंक्रीज और एक्सटेंड किया जाए लो रेटेड बॉन्ड्स की तरफ, ताकि क्रेडिट रेटिंग बढ़ सके। आरबीआई भी हो सकता है इन कमिंग टाइम्स में ऑल्सो एक्सेप्ट कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एज कोलैटरल under its liquidity adjustment facility. So if all this is taken care of, there is a way forward to the corporate bond market. Now from here we will be seeing what are the suggestions that have been coming in from Reserve Bank of India and Securities Exchange Board of India. सेबी ने प्रपोज किया है कि एक सेट ऑफ मार्केट मेकर्स को क्रिएट करना चाहिए कि वो स्ट्रेंथन कर सके कॉर्पोरेट मार्केट, और ये जो एंटिटीज हैं वो प्रोवाइड करेंगे बाइंग कोड्स और सेलिंग कोड्स इन द मार्केट वॉलेटिलिटी। एक जो डेट मार्केट इंडेक्स है उसे भी डेवलप करने की बात की गई है। आरबीआई ने सजेस्ट किया है कि वो इंक्लूड करेंगे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स इन हेल्ड टू मैच्योरिटी, जहां पर बॉन्ड होल्डिंग्स को मार्क नहीं किया जाएगा मार्केट में, दे वुडंट बी डायरेक्टली मार्क्ड इन द मार्केट। साथ ही साथ ग्रीन बॉन्ड्स की बात हुई है। एज पर द इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 रिपोर्ट, इंडिया को जरूरत है हेफ्टी अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट की, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की, कि वो क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज को टेकअप कर सके, उन पे वर्क कर सके
फॉर नेक्स्ट 2 डेकेड्स। और इसमें किस चीज से हेल्प मिल सकती है? एक फाइन कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट, एक जो रॉबस्ट कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट है वो ही रास्ता बना सकता है ग्रीन बॉन्ड मार्केट के लिए इंडिया में। सो दिस इज अ वे, अ कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट इज वे टू अ गुड ग्रीन बॉन्ड मार्केट इन इंडिया। साथ ही साथ मैकेनिज्म्स चाहिए सर्टिफिकेशन के लिए और स्टैंडर्डाइजेशन के लिए ग्रीन बॉन्ड्स के, ताकि ये मेक श्योर हो सके कि किसी भी तरह की ग्रीन वॉशिंग, मार्केटिंग कंपनी जो प्रिटेंड करती हैं कि वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं बट एक्चुअली होता नहीं है। सो ट्रांसपेरेंसी रहे, इसलिए ज़रूरी है कि प्रॉपर मैकेनिज्म्स सर्टिफिकेशन के और स्टैंडर्डाइजेशन के भी बनाए जाए। नाउ इन कंक्लूजन, वाइब्रेंट कॉर्पोरेट डेब्ट मार्केट जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है कंट्री की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में इन कमिंग डेज, और जो कंट्री के बड़े एंडेवर्स प्लान कर रही है उसमें भी। साथ ही साथ ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि जो आउटस्टैंडिंग कॉर्पोरेट बॉन्ड इशुएंस है वो डबल हो जाएगा बाय द एंड ऑफ फिस्कल ईयर 2025, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है इंडिया के बॉन्ड मार्केट में वो भी प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि दैट विल इंक्रीज once Indian bonds are included in emerging market bonds index, that is EMBI. As of now, we have concluded chapter 6 also. We have completed 3 chapters. Now we will be moving on to the last one, chapter 7, where we are talking about banking and digital currency. So, in this particular budget, फर्स्ट टाइम आरबीआई ऑल्सो टॉक्ड अबाउट अ डिजिटल करेंसी। यहाँ पर डिजिटल करेंसी की बात हुई और साथ ही साथ एक स्पेशल इंसेंटिव स्कीम की बात हुई, जिसमें बोला गया कि इसको हम इसलिए ला रहे हैं कि डिजिटल ट्रांजैक्शंस में बूस्ट देखा जाए। इंडिया के पास इस वक्त एक वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट पेमेंट मार्केट्स है, और ये जो एफिशिएंट पेमेंट मार्केट है ये गिव राइज करे, दिस विल गिव राइज टू अ एफिशिएंट डिजिटल ट्रांजैक्शन इकोसिस्टम, जिससे बूस्ट मिलेगा रिसर्च डेवलपमेंट, किस चीज के? फिनटेक के लिए, फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी स्पेस के लिए। सो यहाँ पर आरबीआई ने बेसिकली डिजिटल पेमेंट इंडेक्स पब्लिश किया, दैट इज आरबीआई डीपीआई। अब इसमें दिखाया गया कि जो पहले नंबर्स थे दैट वाज अराउंड 270.59 इन 2021 डिजिटल पेमेंट इंडेक्स, अब वो नंबर बढ़ के हो गया है 304.06 इन सितंबर 2021। अब इस इंडेक्स की जो कैलकुलेशन होती है वो 5 पैरामीटर्स पे होती है। किन पैरामीटर्स पे होती है? 5 पैरामीटर्स पे होती है। पहला है पेमेंट एनेबलर, दूसरा पेमेंट डिमांड साइड फैक्टर्स, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सप्लाई साइड फैक्टर्स, पेमेंट परफॉर्मेंस एंड कंज्यूमर सेंट्रिसिटी। इन 5 पैरामीटर्स के बेसिस पर डिसाइड होता है कि ये इंडेक्स कैसे फॉर्म करेगा। उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर ने फर्दर मोर 5 बड़ी अनाउंसमेंट्स की रिलेटेड टू this particular domain in general budget, that was continuous financial support to digital payments, then digital banking unit, core banking system in post office, new taxation system for virtual digital assets like cryptocurrency and central bank digital currency। तो ये 5 जो बड़ी अनाउंसमेंट है हम इनको 1 by 1 डिकोड करने की कोशिश करेंगे। सो पहली बात हुई है कॉन्टिन्यूस फाइनेंशियल सपोर्ट टू डिजिटल पेमेंट्स। इस स्कीम में जो भी ट्रांजैक्शन रुपे डेबिट कार्ड से हो रहे हैं और कम है जैसे कि ओनली अप टू ₹2000 विल बी इनकरेज थ्रू भीम यूपीआई, उनको भीम यूपीआई के थ्रू इनकरेज किया जाएगा। जो कुछ बैंक्स हैं वो इंसेंटिव्स देंगे, किस तरीके से कि जो भी परसेंटेज ऑफ अमाउंट ट्रांजैक्टेड है वो रुपे डेबिट कार्ड से हो या लोअर वैल्यू ट्रांजैक्शंस जो हैं वो भीम यूपीआई से ही हो। फर्दरमोर इससे क्या होगा, इससे बैंक्स को हेल्प मिलेगा कि एक स्ट्रॉन्ग डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम बने, जहां पर हम रुपे डेबिट कार्ड यूज कर रहे हैं
रुपे डेबिट कार्ड पेमेंट कार्ड सिस्टम इंडिजिनस है और भीम यूपीआई डिजिटल ट्रांजैक्शंस भी हर एरिया में अवेलेबल है। स्कीम जो है हेल्प करेगी कि सिंपलर मोड ऑफ पेमेंट यूज हो सके, जो लोग कवर्ड हैं ऑलरेडी अंडर फॉर्मल बैंकिंग एंड जो मार्जिनलाइज्ड हैं वो भी। सो ये जो मोड्स ऑफ पेमेंट है इनको सिंपल रखा गया है सो दैट दे कैन बी यूज्ड बाय एवरीवन। सेकंड बात की गई है डिजिटल बैंकिंग यूनिट की। यहाँ पर बात की जा रही है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रेडिशनल बैंकिंग। यहाँ पे बात की जा रही है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रेडिशनल बैंकिंग की। जो बैंक्स हैं वो एट प्रेजेंट दे वुडंट रिक्वायर एवरीथिंग टू प्रोवाइड एंड ऑफर सर्विसेज, दे वुड बी एबल टू गिव बेटर एंड पर्सनलाइज्ड सर्विसेज जब उनके पास डिजिटल टेक्नोलॉजी होगी। थ्रू डिजिटल टेक्नोलॉजी उनको जो फिजिकल लेबर करना पड़ता था इन टर्म्स ऑफ पेपर वगैरह, दैट वुड बी कट डाउन। देन मूविंग टू कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस इन पोस्ट ऑफिस। थर्ड मेजर अनाउंसमेंट क्या था? कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस इन पोस्ट ऑफिस। सो facilities of savings in post office at any time and at any place. At present almost every village in the country is under a particular post office. So इस post office के network को use किया जाएगा core banking solutions provide करने के लिए। core banking system जो है वो properly begin हो जाएगा in all 1.5 lakh post office जो अनेबल करेंगे फाइनेंशियल इंक्लूजन। जो CBS है कोर बैंकिंग सोल्यूशन जो है इज अ फैसिलिटी जहां पर सारे ब्रांचेस ऑफ बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या ऐसी कोई भी सिमिलर इंस्टीट्यूशन कनेक्टेड रहते हैं थ्रू इंटरनेट और रियल टाइम प्रोसेसिंग हो सकती है। सो दिस नेटवर्क ऑफ पोस्ट ऑफिस विल बी यूज्ड फॉर कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस। नाउ Central Bank Digital Currency CBDC, same announcement, there was a mention of introduction of digital rupee जो blockchain technology को use करके बनाया जाएगा by the next year 2022-23 में इसका इंट्रोडक्शन होगा। और एक प्रोविजन है कि अमेंडमेंट लाया जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 में, जिसमें फाइनेंशियल बिल के थ्रू होगा। और ये जब हो जाएगा तो आरबीआई विल इशू बैंक नोट्स इन एनी फॉर्म, चाहे वो फिजिकल नोट्स हो चाहे वो डिजिटल नोट्स हो, एंड दे विल बी एक्सेप्टेबल एज अ फियाट करेंसी। और जब ये चेंज हो जाएगा आरबीआई एक्ट में तो इट वुड बी लीगल ऑल्सो, तो इट वुड हैव अ लीगल बैकिंग एज वेल। फर्दरमोर सीबीडीसी का जो इंट्रोडक्शन है दैट विल गिव अ ह्यूज बूस्ट टू डिजिटल इकोनॉमी, क्योंकि चीप एंड एफिशिएंट करेंसी मैनेजमेंट पॉसिबल हो जाएगा। सीबीडीसी जो है वो एट प्रेजेंट नाइजीरिया में वैलिड है और 8 कैरेबियन करेंसी कंट्रीज में वैलिड है। 87 कंट्रीज जिनके पास ऑलमोस्ट 90% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी है वो अभी भी डिजिटल करेंसी लाने के बारे में सोच रही हैं। सो जो हमारी डिजिटल करेंसी आने वाली है वो सजेस्टेड है कि 2 फॉर्म्स में आएगी, एक CBDC W, दूसरा CBDC R। जो पहला फॉर्म होगा दैट वुड बी फॉर होलसेल, दैट इज व्हाई देयर इज W, and the other will be for the retail purposes. The next major announcement was taxation of virtual digital assets. अब यहाँ पर प्रोटेक्शन ऑफ पीपल की बात की जा रही है, जहां पर ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर जहां पर रिस्क फैक्टर ज्यादा है। सो देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ हू एंड क्राई फ्रॉम आरबीआई एंड गवर्नमेंट कि जो लोग अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी में दैट इज प्रॉब्लमैटिक एंड इट हैज अ लॉट ऑफ रिस्क इन्वॉल्व्ड, बट हाउएवर बियॉन्ड दैट ऑल्सो पीपल हैव गॉन अहेड विद दिस वर्चुअल करेंसी। सो in this particular budget there were 3 proposals that were made. Income from all virtual digital assets उनको टैक्स किया जाएगा 30% पे, एंड देयर इज नो परमिशन ऑफ लॉस एडजस्टमेंट नहीं किया जाएगा उसमें। देन टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स एट द रेट ऑफ 1% ऑन WDA VDA ट्रांजैक्शन, जैसे कि वर्चुअल डिजिटल जो करेंसीज हैं
उनका ट्रांजैक्शन जो होगा, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स जो है उनका ट्रांजैक्शन जो होगा उन पर अप्लाई करेगा टीडीएस एट 1%। एंड जो वीडीए है अगर वो रिसीव्ड एज अ गिफ्ट है, देन द वन रिसीविंग द गिफ्ट उसको टैक्स किया जाएगा एट द मार्केट वैल्यू। सो वर्चुअली डिजिटल एसेट्स को टैक्स करने के 3 प्रपोजल हैं, और उन्होंने यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्ट्री एंड गवर्नमेंट हैज क्लैरिफाइड कि नेचुरली किसी भी तरह अगर यहाँ पर वीडीए को टैक्स किया जा रहा है, दैट इज नॉट मेकिंग दिस पर्टिकुलर एसेट फॉर्म as a legal form. So that was all when we talk about the reforms in terms of digital ecosystem. And with this we end our analysis for today. We have again covered four major articles from Yojana. In the next session we'll complete the March edition so that you're good to go. You have completed Yojana, the gist is done, the overview is done, and you know all that you need to know for your exam. So that's all for today. For any query, you can find the details here and reach out to us. Thank you so much.